हिम्मत मर्द मदद खुदा। तो आज आपके सामने हैं एनडीए 14822 एसएसपी भोपाल रिकमेंडेड कैंडिडेट इशिका शुक्ला। इन्होंने एनडीए रिटन एंड एसएसबी इंटरव्यू क्लियर करके अपनी जगह बनाई है। शी इज नाउ इन एनडीए फर्स्ट बैच ऑफ गर्ल्स and successfully she completed her hard work task under mentorship of Sir Shishir Dikshit at Centurion Defence Academy, Lucknow. Jai Hind everyone. My name is Ishika Shukla and I recently got recommendation from 22 SSB Bhopal for the first ever women NDA 148 batch. So I am the student of Centurion Defence Academy and today I am going to share my 5 days journey that are most memorable for me for my lifetime. सो हेयर आई स्टार्ट। तो पहले दिन हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ 56 गर्ल्स ने भोपाल एसएसबी में रिपोर्ट किया था। उसके बाद हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट स्टार्ट हुआ। तो स्क्रीनिंग के लिए सबसे पहले हमें OIR टेस्ट कराया गया। OIR टेस्ट में हमें 2 सेट्स कराए गए थे जिसमें 45 क्वेश्चंस थे और हमें 17 मिनट्स दिए गए थे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ OIR टेस्ट देयर विल बी द PPNDT। PPNDT में हमें एक पिक्चर दिखाई गई थी, उसमें 15-15 लड़कियों के ग्रुप बांटे गए थे। मेरे ग्रुप में 15 लड़कियां थी और फिर हमें जो पिक्चर दिखाई गई थी उसमें एक एज्ड मैन था और एक यंग मैन था और वो एज्ड मैन यंग मैन के कंधे पे हाथ रखा हुआ था। तो उसके बाद मैंने उस पर एक स्टोरी बनाई थी। ही वॉज दी टीचर एंड वो एक स्टूडेंट है जो यंग बच्चा है वो, और वो मैथ्स में उसको प्रॉब्लम है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। टीचर ने रियलाइज़ की ये बात, उसकी परफॉर्मेंस को नोटिस किया और उसके बाद उसे गाइड किया कि उसे कैसे आगे पढ़ना चाहिए, और उसके बाद उसने अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर किया। दिस वॉज माई स्टोरी एंड आफ्टर दैट विद द डिस्कशन ऑफ द ग्रुप हम लोगों ने एक फाइनल स्टोरी बनाई, बट द ग्रुप has made some different story, so the final story was somehow different, but I gave the valuable points. So final nomination के लिए ग्रुप ने मुझे नॉमिनेट किया और मैंने फाइनल स्टोरी दी। उसके बाद आउट ऑफ 56 the result came and 27 get screened in. After that the second day start. Second day at early morning we reported, then psychology test started. So in the psychology test the first test was TAT. तो TAT में जो भी पिक्चर्स थी that was quite simple. उन सारी पिक्चर्स जो थी वो, क्योंकि हमारी वुमेन एंट्री थी तो वुमेन से रिलेटेड थी, उसमें वुमेन पढ़ रही थी या वुमेन कुछ कर रही थी। तो मैंने जितनी भी स्टोरीज बनाई थी वो सब अपने ऊपर ही बनाई थी प्रॉपर। जैसे मैंने NTSC की तैयारी की थी तो मैंने जो PIQ में मेंशन किया था मैंने उससे ही रिलेट करने की कोशिश की। मैंने NTSC की तैयारी की थी तो मैंने उसमें प्रॉपर बताई कि उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, क्या क्या मैंने उसमें मटेरियल की हेल्प ली, कितने दिन लगे, कहाँ एग्जाम दिया, इसकी तैयारी बताई। उसके बाद जहाँ पे भी मुझे पढ़ाई का दिख रहा था वो मैंने इंक्लूड किया। मैंने जैसे स्कूल्स में जिन भी एनुअल फंक्शंस में पार्टिसिपेट किया, डिबेट में पार्टिसिपेट किया, जब मुझे वो दिख रहा था तो मैंने वो सब इंक्लूड किया। सो जो टेट मेरा था वो मेरा ही पर्सनल, क्योंकि ये पर्सनैलिटी टेस्ट है तो इसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स दिखाने होते हैं। तो मैंने मोस्टली यही कोशिश की कि जितने ज़्यादा पर्सनैलिटी ट्रेट्स मैं अपनी स्टोरीज़ के थ्रू दिखा सकूँ, तो मैंने अपने ही एक्सपीरियंस की स्टोरीज़ लिखी। और मैंने जैसे जो ब्लैंक स्टोरी है वो मैं तैयार करके गई थी कि जब मैं खो खो के रीजनल्स के लिए गई थी, वहाँ पर हमने सिल्वर मेडल जीता था, तो हमने उसकी प्रिपरेशन कैसे की थी और फिर हमने कैसे सिल्वर जीता, फिर हमने आगे कैसे प्रिपरेशन की। तो सारी स्टोरीज मुझसे रिलेटेड थी। तो डैट वॉज क्वाइट वेल। उसके बाद वेट आता है, तो वेट में 60 वर्ड्स थे तो वो मैंने काफ़ी अच्छे से कर लिए थे और सारे कंप्लीट भी हो गए थे। सो आई वॉज कॉन्फिडेंट इन दैट। उसके बाद SRT में ऑलवेज क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी डजंट मैटर। मैंने SRT 60 में से 44 किए थे, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको जो भी प्रॉब्लम उसमें सॉल्व करने को दी गई है आप उस प्रॉब्लम को कंप्लीट स्टेप्स के साथ सॉल्व करें। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 60 में से 60 करें। ये वो टेस्ट नहीं है जिसमें आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसमें आपकी क्वालिटी मैटर करती है, तो क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद SD आता है। SD में आपको अपने बारे में ही लिखना होता है, तो उसमें आपको अपनी तारीफें भी लिखनी है। उसके अलावा आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स या एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स भी लिखने हैं, और आपको ये भी पता होना चाहिए आपके एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट्स है क्या, और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि आप उन पर कैसे काम करेंगे और आपको उन पर काम करना भी है। जब आप इंटरव्यू में ये बात बोलेंगे कि आपकी वीकनेसेस क्या क्या हैं, तो आपको उनके साथ ये भी बताना चाहिए कि आप अपनी वीकनेसेस को कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन भी है और आप इतने इंडिपेंडेंट भी है कि आप उस पर स्टेप्स ले सकते हैं। उसके बाद SD में मेरे साथ ये हुआ था कि मेरा लास्ट का थोड़ा सा पार्ट छूट गया था। एक्चुअली जो किसी के साथ नहीं हुआ था, मतलब जो 5 पार्ट्स होते हैं उसमें लास्ट वाला छूट गया था मेरा। सो उस वक्त मेरे को लगा था कि मतलब 10 मिनट की तैयारी होती है, सब 10 मिनट का SD होता है, सब लोग ऑलरेडी प्रिपेयर करके आते हैं, वो कैसे छूट सकता है। बट उसके बाद मैंने उसकी टेंशन नहीं की क्योंकि मेरी बाकी चीज़ें इतनी अच्छी गई थी। एंड SSB में अ सिंगल थिंग कांट रिकमेंड यू, अ सिंगल थिंग कांट रिजेक्ट यू। सो SSB में आपको ओवरऑल परफॉर्म करना है। तो उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया था, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। एंड बिकॉज माई चेस्ट नंबर वॉज 2, सो जस्ट उसके 1 घंटे बाद साइकोलॉजी के बाद मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था। उसके बाद फिर मैंने इंटरव्यू के लिए गई। उसके बाद मैं SD का पूरा भूल चुकी थी कि मैं थोड़ी परेशान थी उसकी वजह से, बट आई जस्ट फॉरगॉट इट। उसके बाद मैंने बस अच्छे पार्ट पर फोकस किया कि मेरा आधा ग्लास फुल है अभी भी, कि मैंने साइकोलॉजी में बाकी पार्ट्स बहुत अच्छे से किए हैं।
तो फिर मैंने अपने इंटरव्यू पे ध्यान दिया। इंटरव्यू में जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे वो पर्सनल क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपकी फैमिली के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में। वो ज़्यादातर मेरी पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते थे, वो मेरे वीकनेस, मेरी स्ट्रेंथ, मेरे अचीवमेंट्स, मेरी हॉबीज़, इन्हीं सब पे। और उन्होंने कुछ मैथ्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे सम काइंड ऑफ उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर आपसे 100 मीटर दूरी पे एक पोल है तो आपको उसकी हाइट बतानी है। अब उसमें थीटा गिवन नहीं था, तो आई आस्क्ड फॉर थीटा, सर सेड यू डोंट हैव थीटा, तो आप कैसे बताएंगे। तो इस टाइप के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे थे। तो इनमें ये इंपॉर्टेंट नहीं करता है कि आपको मतलब वो प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, आपके अटेम्प्ट्स इंपॉर्टेंट करते हैं, वो आपका मेंटल स्टेमिना चेक करते हैं। बस इस वक्त आपको घबराना नहीं है, स्ट्रेस में नहीं आना है। मैंने बस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, स्माइल के साथ अपने अटेम्प्ट्स दिए थे कि उनको एक रफ डायग्राम बना के मैं डी से मेजर कर सकती हूँ, सन की हेल्प से कि सन 12 बजे एग्जैक्ट 90 डिग्री पे होता है, तो जैसे वो अपना एंगल चेंज करेगा उससे मेजर कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी तरीके दिए थे मैंने, 2-3 अटेम्प्ट्स दिए थे, एंड दैट मैटर्स। उसके बाद उन्होंने और भी क्वेश्चंस पूछे थे, कमरे का एरिया इंटीग्रेट करके बताओ, दैट आई हैड गिवन विद द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो जैसे ही आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको ऐसे घबराना नहीं है कि मुझसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, मैथ्स तो मैंने कभी की नहीं है, हमेशा सॉल्व भी की है। तो बस आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, और जो नहीं आता उसका आई डोंट नो भी बोलना है। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था सन कहाँ से राइज होता है, सो आई हैड गिवन द आंसर, बट नेक्स्ट क्वेश्चन वाज मून कहाँ से राइज होता है, तो आई डोंट नो, तो आई कॉन्फिडेंटली से आई डोंट नो इट सर, आई विल लर्न इट लेटर। सो यू हैव दैट कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ, एंड कॉन्फिडेंट कम्स फ्रॉम दी प्रैक्टिस। तो आप जब भी अपने पीआईक्यू में कुछ भी लिखते हैं, एक सिंगल वर्ड भी लिखते हैं, तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आप अपनी हॉबी में कुछ भी लिखते हैं, अगर आप अपनी हॉबी में लिखते हैं बैडमिंटन, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी जो शटल होती है उसमें 15 फेदर होते हैं, उसका वेट 5 ग्राम होता है। अगर आपका जैसे मेरे था खो खो था, तो 2 लोगों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। अगर खो खो का पोल है तो उसकी हाइट 120 सेंटीमीटर होती है। उसमें चेजर कितने होते हैं, रनर कितने होते हैं, फाउल्स, उसके फेमस प्लेयर्स, उसके ट्रॉफीज, ये सब आपको पता होनी चाहिए। ये सारी डिटेलिंग होनी चाहिए। इससे आपके पर्सनल इंटरेस्ट पता चलते हैं कि आपके आसपास जो चीज़ें हैं, आपका विजन उनको लेकर क्या है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो कितनी अच्छी है, और यही सब चेक करते हैं वो लोग वहाँ पर। उसके बाद इंटरव्यू वॉज क्वाइट वेल, ये सब कंप्लीट हो गया था। तो इंटरव्यू में जब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हुए थे तो मुझे लगा था कि मैंने सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिए, तो मैं थोड़ी परेशान हो गई थी। उसके बाद बस जाके मैंने मतलब आराम से एक 3 घंटे की नींद ली थी, और मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने अपनी ड्रेस भी नहीं चेंज की थी, बस मैं जाके सो गई थी कि मैंने इंटरव्यू में ये आंसर्स उतने अच्छे से क्यों नहीं दे पाए। लेकिन इस वक्त पे आपको ग्रुप आपके बहुत काम आता है। उसके बाद वो लोग आए, उन लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने कहा तुम्हारा साइकोलॉजी अच्छा हुआ है, और इंटरव्यू में भी तुमने अटेम्प्ट दिए हैं, तुमने फाइट मारी है, दैट मोर इंपॉर्टेंट। फर्क नहीं पड़ता आपने फैक्ट के आंसर दिए या नहीं, क्योंकि फैक्ट तो बाद में याद किए जा सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ आपको मेंटल स्टेमिना चेक होता है। वो मेरे ग्रुप ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मतलब आपका अगर ग्रुप अच्छा है तो आप और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने एकदम सब कुछ भूल के अबाउट एसडी, अबाउट द इंटरव्यू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, आई फोकस्ड ऑन जीटीओ, एंड जीटीओ वॉज वेल, सो वेल, मतलब बहुत अच्छा ही हुआ था जितना मैंने सोचा था उससे। मेरे को आइडियाज़ भी आ रहे थे, मैं आइडियाज़ भी कर रही थी, इंप्लीमेंट भी कर रही थी। अगर कोई और आइडियाज़ दे रहा है तो आई वॉज हेल्पिंग इन इम्प्लीमेंटिंग इट। आप वो नहीं कर रहे हैं तो जीटीओ में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप सिर्फ आइडियाज़ दें, आइडियाज़ नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट कोई आइडियाज़ दे रहा है उसको इंप्लीमेंट करिए, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट हेल्पिंग मटेरियल होल्ड करिए, कोई आगे लाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करिए। ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे ग्रुप का टास्क है, तो आप अगर किसी भी वे में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो गिव इट। जीटीओ वहाँ पे यही सब देखते हैं क्वालिटीज़, कि आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ कैसी हैं, अगर आप किसी का साथ निभाते हैं तो वो कैसे करते हैं। उसके बाद जीटीओ हो गया था। जीटीओ में बहुत सारे टास्क थे, पीजीटी, एचजीटी, सीटी। कमांड टास्क में मुझे 2 सबऑर्डिनेट्स बुलाने को आता। उसके बाद वो आपसे पूछते भी हैं, इसमें वो आपकी जजिंग स्किल्स देखते हैं कि आप किन 2 लोगों को बुलाएंगे। तो मैंने जो बुलाया था, एक एनसीसी कैडेट को बुलाया था। आई गेव द रीजन दैट शी वेल नो हाउ टू टाई द रोप एज वेल एज वेरी प्रैक्टिकल इन हैंडलिंग द फट्टा एंड बल्ली एज शी इज़ द एनसीसी कैंडिडेट। उसके बाद मैंने जो दूसरी थी वो मैंने बताया था कि उसके साथ मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो वॉट एवर द इंस्ट्रक्शन आई गेव हर शी विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो इससे आपसे पता चलता है कि आपकी आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल कितनी अच्छी है, आप इंसान को कितने अच्छे से जानते हो, और आप उनकी कैपेबिलिटीज़ को कैसे यूज़ करते हो। बीइंग अ लीडर, जब आपको ट्रुप्स मिलेंगे तो आपको पता होना चाहिए किसके अंदर कौन सी क्वालिटी है और मैं उसको कैसे वॉर में इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैसे यूज़ कर सकता हूँ आर्मी के बेनिफिट के लिए, नेशन के बेनिफिट के लिए। इसके बाद जो जीडी था, लेक्चरेट था। लेक्चरेट का टॉपिक वाज क्वाइट इजी, हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। मैंने उस पर 3 मिनट का सेटिस्फैक्ट्री बोल लिया था क्योंकि मैंने पहले से तैयार किया था, मैंने करंट अफेयर्स पढ़ रखी थी और जितने भी टॉपिक्स थे वो सब मैंने तैयार किए हुए थे, और इट वॉज रिलेटेबल टॉपिक जो मैं पहले से ही पढ़ के गई थी। उसके बाद जीडी था। जीडी में जो हमें टॉपिक मिला था, फर्स्ट टॉपिक वॉज कि इंडिया इस वक्त सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, और इट इज़ द एजुकेशन प्रॉब्लम, और इट इज़ द हेल्थ प्रॉब्लम। तो उस पर मैंने पूरा बजट वगैरह पढ़ा हुआ था, तो मैंने एजुकेशन चूज़ किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को उसमें डाला था। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट में मैंने डाला था कि एजुकेशन इज़ द बेसिक रूट, जिससे इंसान अगर पढ़ेगा तो वो एम्प्लॉयड भी रहेगा, और अगर वो एम्प्लॉयड रहेगा, एजुकेशन प्रॉपर लेगा, तो वो अवेयर रहेगा, तो वो अपनी हेल्थ के लिए भी कॉन्शियस रहेगा। तो इस तरीके से मैंने कुछ सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट दिए थे और ग्रुप डिस्कशन वेंट सो वेल।
और लेक्चर 8 भी हो गया था। उसके बाद आयो था, आयो में गर्ल्स के लिए 8 कंपलसरी होते हैं, सो आई वॉज एबल टू डू 7 मैंने 3 मिनट में कंप्लीट कर लिए थे। आफ्टर दैट जो HGT था, HGT में हमारा ग्रुप फंस गया था। जब हम 4 के ग्रुप में डिवाइड हुए थे, हमारा ग्रुप 9 का था जब हम रिकमेंड हो गए थे। उसके बाद जब हम लोग स्क्रीन इन हो गए थे उसके बाद 9 लोगों का ग्रुप था, तो उसमें हमें 4 डिवाइड किए गए थे HGT के लिए। तो हमने पहला तो सॉल्व कर लिया था, लेकिन जो दूसरा वाला स्ट्रक्चर था वो सॉल्व नहीं हुआ था, टाइम ओवर हो गया था। बट वी आर ट्राइंग टू गिविंग इट आवर अटेम्प्ट। वही उसमें सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितने तरीकों से, आप वहाँ पे स्ट्रक्चर और हाथ में फट्टावली लेके खड़े मत रहिए, आप वहाँ पे कैसे ना कैसे फंसाने की कोशिश करिए, लगाने की कोशिश करिए। पता नहीं चलता कब ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है, कब आप उसको क्लियर कर जाएंगे। तो अटेम्प्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और GD अच्छा हुआ था, लेक्चर 8 भी था, HGT, PGT, FGT वॉज लाइक फॉर्मेलिटी, ग्रुप टास्क ही होता है वो, क्योंकि तब तक रिजल्ट डिसाइड हो जाता है। CT वॉज इंपॉर्टेंट, CTO में मेरे को बॉम्ब डिफ्यूजन मिला था, उसको मैंने 2 तरीके से सॉल्व कर लिया था, सो इट वॉज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। और GTO ने कुछ क्वेश्चन आंसर्स किए थे, तो वो सब भी मैंने बताए थे। एंड आफ्टर दैट GTO 2 दिन का जो भी हुआ था, मैंने उसे प्रॉपर इन्जॉय किया था। मतलब मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं थी GTO में। मैं जो पिछला हुआ था उसे तो भूल ही गई थी। GTO में आई वॉज नॉट कॉलिंग विद द चेस्ट नंबर और नेम, आई वॉज लाइक ब्रो ओके लेट्स पुट दिस बल्ली इन दिस एंड फट्टा वी विल ऐड बाय दिस, एंड इट वॉज गो सो चिल। अगर कोई नहीं हो रहा था, इफ समवन वॉज डूइंग, कोई आइडिया दे रहा था, वो इम्प्लीमेंट कर रहा था, तो आई वॉज लाइक ओके वंडरफुल यू डिड इट, सो द ग्रुप वॉज फीलिंग सो चेयरफुल। तो आपको वहाँ मतलब बहुत खुश रहना है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रखना है। अगर सब लोग खुश रहेंगे और लाइट मूडेड रहेंगे तो बहुत आइडियाज़ आएंगे। आइडियाज़ नहीं भी आएंगे तो आप लोग मिल के टैकल कर लेंगे। आप वहाँ अकेले नहीं है करने के लिए, तो आप जिस वे में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएँ, आइडियाज़ के वे में, ग्रुप को चीयर करने के ग्रुप में, हर वे में कॉन्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करिए। तो GTO इस तरीके से बहुत ही वंडरफुल हुआ था। और उसके बाद फिर कॉन्फ्रेंस थी, तो कॉन्फ्रेंस में बुला के मुझसे पहले तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन उसके बाद मैं जैसे ही एंटर की थी तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा था, इवन दे नो कि मैं लखनऊ से आई हूँ, बिकॉज मेरा जो मैक्सिमम रेजिडेंस है वो ग्वालियर था। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी, might be they are checking my observation power that you are coming from Gwalior, so I said no sir, I am coming from Lucknow. And after that उनके क्वेश्चन स्टार्ट हुए, because I am a dropper, तो उन्होंने कहा था what is your priority, IIT or NDA? So I was like obviously NDA sir, I mentioned it obviously NDA. And after that they started that if not NDA then, so I said CDS, not CDS, then I said tech entry, not tech entry, then I said FCAT. So they said okay तुम्हारे लिए सारे आर्म फोर्सेस के एंट्रेंस एग्जाम बंद कर दिए। then so I immediately said sir DRDO. so the vice president who was questioning me and my interview was taken by the president, he was my IO, so the vice president was asking me questions in the conference. So he asked me, so you will join defense forces only after these questions? So I will say okay sir, I will join defense forces only. So he was like okay good. उसके बाद उन्होंने नॉर्मल चीज़ें पूछी थी कि आपने यहाँ पे क्या सीखा और आपने यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ थी उनका कैसे फ़ायदा उठाया। कॉन्फ्रेंस वॉज क्वाइट वेल। मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था वो यही था, NDA, CDS, FCAT, DRDO। और मतलब तब तक बोलो और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि वाइस प्रेसिडेंट आपसे खुद ना बोल दे कि आपको डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना है, और आप फिर उस कॉन्फिडेंस से अप्लाई करिए कि मुझे डिफेंस ही करना है। जब आपका डेडिकेशन ये दिखेगा तो डेफिनेटली वो आपको लेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ उन्हें दिखेंगी और आपको बस वहाँ वही दिखानी है। वो वही पर्सनैलिटी देखना चाहते हैं जो आप दिखाएंगे। अगर आप वहाँ अपनी टोटल डेडिकेशन और अपनी कैपेबिलिटीज़, हार्ड वर्किंग, आपने आज तक जो किया है वो सब वहाँ आपको शोकेस करना होगा, वरना वो नहीं देख पाएंगे। इसीलिए आप वहाँ अपना जाके बेस्ट दीजिए और एकदम नेचुरल परफॉर्म करिए। किसी को कॉपी नहीं करना है, वहाँ पे बिल्कुल इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं फील करना है। वहाँ पे लोग बहुत, मेरे ग्रुप में आए थे IIT मद्रास से, SRCC, DU के बड़े बड़े कॉलेजेस से, कुछ थे जो कर्नल की बेटियाँ थी ऑलरेडी। तो ऐसे लोग आते हैं ग्रुप में, लेकिन आपको इन लोगों से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील नहीं करना है। मुझे तो मतलब इनसे मिलके भी अच्छा लगा, मैंने इन लोगों से सीखा भी कि मतलब कैसे इन लोगों की पर्सनैलिटी पता चलती है। जब लोग आंध्रा से थे, गुजरात से थे, हरियाणा, चंडीगढ़, इतनी सारी जगह से लोग थे, इन लोगों से बातें की, इंटरैक्शन की, तो अच्छा लगता है। अगर कोई आपसे बेटर है तो आप हमेशा उससे सीखने की कोशिश करिए, और अगर आप किसी भी वे में किसी की हेल्प कर सकते हैं तो करिए। ये सब ग्रुप में बहुत काम आता है। आप वहाँ जाके मतलब सारे टाइम एक तो पढ़ने पे मत रहिए, ग्रुप से दोस्ती करने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप ग्रुप से दोस्ती करेंगे तभी वो GTO में ग्रुप में आपके काम आएगा। जब GPU हुआ था, जब PPTT हुआ था, तो दोनों चीज़ों में ग्रुप ने मुझे फाइनल नॉमिनेट किया था। वो इसीलिए किया था क्योंकि सबसे मेरा इंटरैक्शन अच्छा था, मैंने वैल्यूएबल पॉइंट्स दिए थे, सब लोगों को लगा था कि मैं उनको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। सो आपके अंदर ये कन्विंसिंग स्किल्स होनी चाहिए। सो कॉन्फ्रेंस वेल, क्वाइट वेल। उसके बाद फिर रिजल्ट अनाउंस हुआ था, एंड रिजल्ट वॉज लाइक सर हमारे साथ गेस खेलना चाहते थे, तो उन्होंने बोला ओके सो यू पीपल आर गुड इन गेसिंग, सो स्टार्ट विद यू। सो उन्होंने बच्चों को ही कहा कि आप गेस करिए, तो उन्होंने पहला जस्ट नंबर लिया, सो शी वॉज रिकमेंडेड। तो सर ने कहा आप लोगों की गेसिंग पावर तो बहुत अच्छी है। फिर उन्होंने सेकंड किया तो उन्होंने बोला ओके, सो दे ऑल सेड 13, सो सर सेड नो 13, बट 13 - 1 12 इज देयर। सो नाउ माई केम, सो माई जस्ट नंबर वॉज 2, सो हाफ ऑफ ग्रुप इज सेइंग 3, हाफ ऑफ ग्रुप इज सेइंग 2।
सो द मोमेंट सर सेड 3 आई वॉज लाइक टोटली शटर्ड। मैं बस अपनी फिंगर्स क्रॉस की थी, आईज क्लोज थी कि शायद अब मेरा नाम अनाउंस हो। आई वॉज कॉन्फिडेंट बट डर तो लगता ही है। लेकिन उसके बाद फिर सर ने बोला कि 3 और बस मैं उस मोमेंट के लिए तो दैट माइक्रो सेकेंड एंड दैट मिली सेकेंड वॉज जस्ट डिवास्टेटिंग फॉर मी। बट इन द वेरी नेक्स्ट सेकेंड ही सेड दैट 3 नहीं है बट 2 है एंड इट वॉज लाइक सो ग्रेट फीलिंग फॉर मी। फिर मैं एकदम से खड़ी हुई, फिर मैंने अपना नाम स्पेल किया जो उन्होंने बोला था करने के लिए। उसके बाद फिर मैं वहाँ पे गई, अपने बाकी जो 6 लड़कियाँ रिकमेंड हुई थी तो उनके साथ वो जो 5 थी वो अपनी खुशी मनाने की जगह मुझे चुप करा रही थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई थी कि मैं बस अगले 15 मिनट के लिए रो ही रही थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर हम प्रेसिडेंट से मिले, वाइस प्रेसिडेंट से मिले, उन्होंने हमें कॉन्ग्रेट्स किया। उसके बाद फिर हमारे मेडिकल्स के प्रोसीजर स्टार्ट हुए। मेडिकल्स ऑल्सो वेंट वेल, सब कुछ अच्छे से हुआ। मेडिकल्स में हमने एंजॉय किया। मेडिकल्स में हम और अच्छे लोगों से मिले, CDS के भैया, TGS एंट्री, TES एंट्री, इतने अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, इतने अच्छे लोगों के बीच रहने का मौका मिलता है, उनसे सीखने का, उनकी पर्सनैलिटी, वो लोग इतना सब एक साथ करते हैं। एक भैया थे जिन्होंने IAS का मेंस तक निकाला हुआ था, उनके बारे में जाना, उनकी प्रिपरेशन, उनकी जर्नी, ये सब चीज़ें बहुत इंस्पायर करती हैं। तो जब भी आप अच्छे लोगों से मिलते हैं, अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमेशा आप अपने आप को अच्छे लोगों से सराउंड करके रखिए। अगर आप अच्छे लोगों से सराउंड करके रखेंगे, हमेशा आप मोटिवेटेड फील करेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और मेरी जर्नी में मुझे बहुत लोगों ने मोटिवेट किया और इसी की वजह से मैंने ये रिकमेंडेशन प्राप्त किया है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।